हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, जिसमें हमने सारे ही एक्ट्स और सभी कुछ कवर कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम उस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूं कि 1773 के एक्ट से और क्या क्या चीज़ें हुई थी वो भी मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो 1773 के एक्ट से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले 1773 के एक्ट से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हुई ये भी देख लीजिए। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ओके ओके, और क्या चीज और क्या हुआ ये भी देख लीजिए। कंपनी के कर्मचारियों को, ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार, ठीक है, उपहार और रिश्वत, कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने से मना कर दिया गया। ओके, मतलब कि व्यापार के दौरान कोई रिश्वत और उपहार, कोई भी उपहार और रिश्वत लेने से मना कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 1773 के एक्ट के द्वारा हुई हैं, जो हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी वो बंगाल की प्रेसिडेंसीज की, बंगाल के गवर्नर जनरल की अंतर्गत हो गई। ठीक है, उसके बाद व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को मना कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 1773 के एक्ट के द्वारा हुई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की, जस्ट अ सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा प्रीवियस टाइम में कि 1773 के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, लैमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो लैमिस्टर्स थे वो इसके पहले न्यायाधीश नहीं थे। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो 1784 के एक्ट के द्वारा की गई थी। ओके, सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम देख चुके हैं 1773 के एक्ट के द्वारा की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई, तो ये 1813 के एक्ट के द्वारा दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के अधिनियम के द्वारा हुई। अब मैं 1773 का जो एक्ट है वो आपको बता चुका हूं। अब मैं 1784, 1813 और 1833 का एक्ट भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए।
ये सारे ही एक्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं, डिटेल में सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 1773 हो गया। 1784 देखिए, जो 1784 का एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो राजनैतिक मामलों की देखरेख करता था। ओके, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ओके, और इसके अलावा 1784 के एक्ट में कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा गया। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। तो ये दो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो व्यापारिक मामलों को देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो राजनीतिक मामलों को देखता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1813 के एक्ट में क्या हुआ। तो देखिए 1813 के एक्ट में क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, उसे टी और चाइना, कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपॉली थी उसे एक तरीके से सीमित कर दिया गया। कैसे सीमित कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब सिर्फ भारत से टी का व्यापार कर सकती थी, चाय का व्यापार कर सकती थी, और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, बस। ये सीमित कर दिया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। और देख लीजिए इसमें क्या चीजें हुई हैं। क्रिश्चियन just a second, Christian मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत भेजा गया। इस एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत भेजा गया वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत भेजा गया इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 1813 के एक्ट के द्वारा हुई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1833 का एक्ट, ठीक है। 1833 के एक्ट में क्या क्या हुआ हम देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1833 के एक्ट के द्वारा सबसे पहली चीज क्या हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट सेकेंड चीज क्या हुई, बॉम्बे और मद्रास की, जस्ट अ सेकेंड, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया, ये सेकेंड चीज हुई। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या हुई है इसके तहत, लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस, whereas laws made under current acts were called acts। इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो
लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स, जो प्रीवियस लॉज बने हैं उन सभी लॉज को अब क्या बोला जाएगा, रेगुलेशंस बोला जाएगा, और जो अब करंट एक्ट्स बनेंगे उन सबको क्या बोला जाएगा, एक्ट बोला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहेगी। जो कमर्शियल वाला सेक्शन था वो उनसे छीन लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी, वो अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहेगी, ठीक है। और क्या हुआ हम देख लेते हैं इसमें, और क्या क्या चीजें हुई। सिविल सर्विसेज को लाने का प्रयास किया गया, सिविल सर्विसेज को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिविल सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से आ नहीं पाया। तो इतनी चीजें हुई। तो क्या क्या हुआ मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उन्हें क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया। थर्ड क्या हुआ, थर्ड ये चीज हुआ कि कहा गया लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स के द्वारा जितने भी लॉज बनाए गए हैं उन्हें रेगुलेशंस बोला जाएगा, और लॉज मेड अंडर करंट एक्ट्स वर कॉल्ड एक्ट्स, और जो अब करंट रेगुलेशन मतलब करंट जो लॉज बनेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, एक्ट्स बोला जाएगा। तीसरी ये चीज हुई। नेक्स्ट चौथी चीज क्या हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब एक कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, जो कमर्शियल पार्ट था वो उनसे छीन लिया गया। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या हुआ कि सिविल सर्विसेज को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिविल सर्विसेज कंप्लीटली आ नहीं पाया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 1833 के एक्ट के द्वारा हुई है, ठीक है। तो यहां पे हम तीनों ही एक्ट देख चुके हैं, 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट देख चुके हैं, और इनमें क्या क्या चीजें हुई ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख चुके हैं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2134, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है वो किससे पड़ी, तो अभी मैंने बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन, यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही है। तो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन किसके तहत आया है, तो 1813 के एक्ट के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किससे न्यू पड़ी, तो 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, हाँ ये भी सही है बिल्कुल, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो इसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लिक विवाद, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, ठीक है, बोथ। तो क्या हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये भी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे मैंने बताया था ट्रेड विद टी और ट्रेड विद चाइना, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना किसके तहत हुआ था, 1813 के एक्ट के तहत हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1830 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्टर एक्ट 1830 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो जो पहला वो बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया। कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सेकंड भी सही है। तीसरा कह रहा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि भारत का जो राजस्व है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में इस एक्ट के द्वारा नहीं गया। मैंने आपको बता रखा है कि भारत का जो राजस्व था वो कंप्लीटली ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब जाता है, तो 1857 में एक विद्रोह होता है, ठीक है, काफी पॉपुलर विद्रोह है। उस विद्रोह के बाद ही ब्रिटिश संसद को ये रियलाइज होता है कि अगर अब हम
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी प्रत्यक्ष रूप से सारी कमांड हम अपने हाथों में नहीं लेंगे, मतलब हम भारत में अगर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करेंगे तो भारत का जो कंप्लीट शासन है वो क्या होगा कि खत्म हो सकता है, मतलब हमें भारत से जाना पड़ सकता है। तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन फाइनली भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की घोषणा करती है, और उसके बाद सारे एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है, ठीक है, ये मैंने बताया था पीट्स का भारत अधिनियम 1784 में। तो 1784 जो मैंने यहाँ लिखाया है आपको, इसी में ही लिख लीजिएगा कि 1784 में ही कि नियंत्रण परिषद की स्थापना भी इसमें हुई है। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा। सभी कुछ एक जगह का नोट रहेगा, तो आपको जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको इजी होगा। तो ये भी लिख लीजिएगा, नियंत्रण परिषद की 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, को अलग अलग कर दिया गया। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि सेंट्रल सब्जेक्ट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जिनके ऊपर जो लॉज होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड रूल्स होंगे, वो कौन बना सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और प्रोविंशियल में जो सब्जेक्ट हैं उन पे जो कोई भी कानून अगर बनाना है तो वो कौन बना सकती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं उन्हें फर्दर आगे जो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को आगे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है, सब्जेक्ट में बांट दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट पे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर रिजर्व सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा। तो बेसिकली यही था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले था सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये सेकेंड चीज हुई। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है, तो जो हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है 3 of 6 members of Viceroy Executive Council were to be Indian। तो
नेक्स्ट चीज ये है कि ये कहा गया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से जो 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 6 में से जो 3 मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो भारतीय होंगे, ठीक है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस एक्ट में हुई। नेक्स्ट चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिख, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस, तो क्या किया गया कि सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। देखिए, इससे पहले की एक्ट में क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ पे जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था उसे और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया और सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियन तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें हुई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इसमें हुए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी इसे बोला जाता है, ये इसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है सेंट्रल सब्जेक्ट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया गया। फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट में बांटा गया। नेक्स्ट है 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। 6 में से 3 जो मेंबर होंगे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो भारतीय होंगे। नेक्स्ट, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है फ्रेंचाइज फॉर प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। मतलब कि प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन रिलेटेड फ्रेंचाइज भी दी जाने लगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज हुई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ओके। एक न्यू ऑफिस क्रिएट की गई हाई कमिश्नर के लिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां लिख देता हूं मैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, यहां लिख देता हूं, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो हमने देखा। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। तो 1919 के एक्ट को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ओके। इसमें सबसे पहली चीज क्या हुई कि सेंट्रल सब्जेक्ट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर ट्रांसफर और रिजर्व में बांटा गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। मतलब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वो भारतीय होंगे। नेक्स्ट, सिख क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट जो है, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट जो है, फ्रेंचाइज फॉर प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के लिए फ्रेंचाइज दी जाने लगी। नेक्स्ट है, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर की एक नई ऑफिस क्रिएट की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1919 के एक्ट के द्वारा हुई हैं। अब हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की
व्यवस्था, तो देखिए प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था इसमें बिल्कुल हुई है। अभी हमने देखा कि इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था मतलब कि प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को यहां पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग किया गया है, तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। मैंने अभी बताया कि जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था जो है वो इसके पहले की ही एक्ट में हो चुकी थी। यहां इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया गया और एक्सपेंड करके सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन तक फैला दिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि सी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किससे हुई, तो देखिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल बजट के बारे में, तो क्या हो जाएगा 1919, एक्ट ऑफ 1919 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार, इसका आंसर है आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विवीय सदनी बनाई गई। देखिए इसको भी अभी हमने देखा, द्विवीय सदनी कब बना। द्विवीय सदनी का मतलब क्या है, सेंट्रल बजट, प्रोविंशियल बजट और उसके बाद सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग करना। तो सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट कब अलग हुआ था, ये चीजें कब हुई थी, तो अभी हमने देखा 1919 के एक्ट में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1919, मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो देखिए केंद्र में कौन सा ऐसा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया, तो देखिए 1919, अभी रिसेंटली हमने देखा कि 1919 का एक्ट है जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लेकर आया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो मताधिकार की बात है वो आपको 1935 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अब 1935 से रिलेटेड कुछ चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या हुआ 1935 में, तो देख लीजिए 1935 में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स हमने देखा था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। अब यहाँ हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बन गया। ठीक है, मतलब ऐसे लिस्ट जिन पे फेडरल में कोई भी कानून बन सकता है और ऐसे लिस्ट जिन पे प्रोविंशियल में कानून बन सकता है और ऐसे लिस्ट जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसा आज प्रेजेंट में होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई इसमें। इसके अलावा और क्या हुआ, एबॉलिस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, बाईकैमरलिज्म, जस्ट अ सेकेंड, ओके, बाईकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। क्या हुआ कि बाईकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म तो जो था वो आ गया। ठीक है, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म ला दिया गया। ठीक है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी।
नेक्स्ट क्या हुआ, रिजर्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन सबसे पहले इसी में आया, रिजर्वेशन की बात की गई सबसे पहले इसी में। नेक्स्ट क्या हुआ, 10%, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10% जनसंख्या को मत का अधिकार, मत का अधिकार, 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई। उसके अलावा इसमें और क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा और क्या हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। उसके अलावा और क्या हुआ इसमें, संघीय रेलवे, संघीय रेलवे प्राधिकरण, प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इसमें हुई। ठीक है, और मैं जैसा बता चुका हूं ये सारी चीजें मैं पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं आपको, तो एज ए रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैं फिर से करा रहा हूं। ओके, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1935 के एक्ट के द्वारा हुई। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 बी नंबर इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि 1919 में सिविल सेवा लाया गया था। उसके अलावा भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट है 13 केंद्रीय विधानसभा के नामांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो अब यहां पे देखिए कौन सा हुआ, तो 1926 1926 का हुआ और 1945 1945 का हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो ये अधिनियम 1919 के तहत तो 1926 का और 1945 का हुआ, 1945 का हुआ है। ओके, तो इसे आप नोट कर सकते हैं एज अ फैक्ट के रूप में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ANC। तो ANC कौन सा, ये तो C इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। 1945 में। ठीक है, ओके, तो C इज योर करेक्ट आंसर। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है 1935 के बारे में और 1919 के बारे में पहले ही मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब देखिए अध्यादेश की बात, ठीक है, निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो मैं कल बताया चुका हूं कि 1935 में, अभी बताया आपको कि 1935 में जो है वो अध्यादेश की बात की गई है। इसमें मैंने लिखाया था या नहीं लिखाया था, नहीं था, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 1935 में ही कि इसी में अध्यादेश जो है उसकी भी बात की गई है। ओके, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही प्रवृत्त किया गया। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पॉइंट में इसे भी नोट कर लीजिएगा, सभी कुछ एक जगह रहेगा। ओके, तो इसी में ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। देखिए शक्तियों का विभाजन अभी हमने देखा कि 1935 में जो शक्तियों का विभाजन है वो 1935 में हमने अभी देखा कि फेडरल कंकरेंट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये चीज हम देख चुके हैं।
तो क्या आंसर हो जाएगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से निम्नलिखित योजना पर आधारित है। तो 17 अभी मैंने करा है, 17 में करा चुका हूं। सी इज योर 1935 करेक्ट आंसर, 1935 इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसमें कह रहा है कि 1935 इनमें से कौन सी 1935 की जो विशेषता है वो नहीं है। ओके, तो कह रहा है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान हुआ, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। इसे स्किप कीजिएगा, मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना होगा, मुझे इसमें कुछ गलत, इसके ऑप्शंस में कुछ गलत लग रहा है। ओके, गलत लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो 1935 के द्वारा। ठीक है, देख चुके हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ नोट कर लीजिएगा आप, 1935 वाले में इसे नोट कर लीजिएगा। अखिल भारतीय महासंघ जो है वो 1935 में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि अखिल भारतीय महासंघ 1935 में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखिए, संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी? तो 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ये इसमें अगर ये नहीं हुआ हो इसमें तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को। कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई हैं? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, तो जो ये देश के लिए लिखित संविधान है वो नहीं है। ठीक है, तो भारत के लिए लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत के लिए लिखित संविधान का सर्वप्रथम जो उल्लेख था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, तो ये नहीं है। सेकंड है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशक नॉमिनेट किया जाना, ये भी ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तीनों चीजें थी, ए नंबर नहीं थी, तो जो हमारा ए होगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो हमारा ए वाला जो है वो नहीं है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ए क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो देखिए ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो 1935 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, वो 1947 के एक्ट के द्वारा मिली थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है? नहीं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मालिया भारत से अलग हुआ? ठीक है, तो किसके द्वारा अलग हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा, ओके, बर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखिए बर्मा जो है वो भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 देखेंगे, ओके। और अगर आपने इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, जो कंप्लीट वीडियो बनी हुई है वो आपने नहीं देखा है, तो आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जय हिंद।